गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का फिफ्थ लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जानेंगे जैसे ए एंड बी टू मैट्रिसेस है, ए और बी दो मैट्रिसेस है, देन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix। जैसे A और B यदि दो मैट्रिसेस दिया हुआ है तो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यानी जब भी हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम देख लेंगे कि पहला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम वो बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तभी जाकर के हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर यदि बताना होगा तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो आपको दो बात ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर यदि बताना होगा तो बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। अब इसे हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है सपोज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सपोज p क्रॉस q है। तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है ना। हम यहां लिखते हैं कि प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल, प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल इफ, देखिए हम A को B से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं प्रोडक्ट AB, तो A को B से हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया A और सेकंड मैट्रिक्स हो गया B। तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन कब होता है जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम है n। और सेकंड मैट्रिक्स यहाँ B है तो मैट्रिक्स B में हमें नंबर ऑफ रोज देखना होगा, तो मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज है p। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन यानी जो प्रोडक्ट AB है ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन A ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन B, है ना। नंबर ऑफ कॉलम इन A ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन B। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स A में कॉलम है कितना, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो मैट्रिक्स A में कॉलम हो गया n, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन B। तो मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज कितना है p है, तो n इक्वल टू p। यानी कि यदि n इक्वल टू p होगा
तभी जा करके हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा। और दूसरी बात यह है कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर ऑफ ए बी लिखना होगा। तो ध्यान दीजिए ऑर्डर ऑफ ए बी, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे है ए, तो नंबर ऑफ रोज इन ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, तो सेकंड मैट्रिक्स यहाँ हो गया बी, तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो ये तरीका है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर बताने का। तो यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ ए बी बताना होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन ए, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितना है? m है, तो m क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, तो मैट्रिक्स बी में यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है? q है, तो m क्रॉस q, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी हो जाएगा m क्रॉस q। फिर उसी तरीके से यदि हमें b को a से मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट ba इज पॉसिबल, प्रोडक्ट ba कब पॉसिबल होगा? प्रोडक्ट ba तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया बी और सेकंड मैट्रिक्स हो गया ए, तो b को a से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन b, नंबर ऑफ कॉलम्स इन b, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया b, ये इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स a, है ना, तब जाकर के हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम इन b, तो मैट्रिक्स बी में कॉलम है कितना? तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो यहाँ पे कॉलम हो गया q, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन a, तो मैट्रिक्स a में रोज कितना है? तो मैट्रिक्स a का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हो गया m, तो q इक्वल टू m, यानी कि जब q का वैल्यू m के बराबर होगा तब प्रोडक्ट ba पॉसिबल हो पाएगा। अब देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ba यानी b को a से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ba बताना होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि नंबर ऑफ रोज इन b क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, है ना, यानी कि b को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इन b क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, तो नंबर ऑफ रोज इन b, तो मैट्रिक्स b में नंबर ऑफ रोज है कितना? p, तो p क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, तो मैट्रिक्स a में कॉलम कितना है भाई? तो कॉलम यहाँ पे है n, तो p क्रॉस n, है ना, p क्रॉस n, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ba। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू सपोज 3 क्रॉस 2 है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B ये मान लीजिए आपका 2 क्रॉस 4 है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। तो आप ये सोचिए कि हम मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो प्रोडक्ट AB के बारे में देखना है, प्रोडक्ट AB, तो प्रोडक्ट AB यहाँ पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए A का कॉलम
और बी का रो यदि बराबर होगा तब हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा। तो चूंकि देखिए ए का ऑर्डर 3x2 है तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 2, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम हो गया 2। अब देखिए मैट्रिक्स बी में हमें नंबर ऑफ रोज देखना है, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2x4 है तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज हो गया 2, तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज है 2। तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोडक्ट ए बी जो होगा वो पॉसिबल, ये निकल जाएगा, प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का ऑर्डर बताना होगा तो ऑर्डर ऑफ ए बी लिखा जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए बी बताना होगा तो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ ए है तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितना है 3, तो ए का नंबर ऑफ रोज हो गया 3। और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम, तो दूसरा मैट्रिक्स यहाँ बी है तो बी में कॉलम कितना है 4 है, तो बी में कॉलम है 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी लिखा जाएगा 3x4, 3x4, 3x4 हो गया ऑर्डर ऑफ ए बी। इसी तरीके से यदि हमें बीए के बारे में देखना होगा, प्रोडक्ट बीए, प्रोडक्ट बीए देखिए तो बीए देखना है तो आप सोचिए कि बी में कॉलम और ए में रो यदि बराबर होगा तब जाकर के प्रोडक्ट बीए पॉसिबल हो पाएगा। तो मैट्रिक्स बी में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है 4, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम हो गया 4 और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज है 3। तो आप देखिए कि बराबर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बीए पॉसिबल नहीं होगा, प्रोडक्ट बीए इज नॉट पॉसिबल, यानी हम लोग मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल देखिए ऑर्डर ऑफ, मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3x4 है एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 4x3 है। तो आप सोचिए कि प्रोडक्ट ए बी और बी ए पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। तो पहले सोचते हैं प्रोडक्ट ए बी के बारे में, प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट ए बी, तो प्रोडक्ट ए बी यहाँ पे देखिए ए का कॉलम देखना होगा और बी का रो देखना होगा। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम जो कि 4 है और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 4 है, तो दोनों बराबर बराबर है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ए बी, तो जब ऑर्डर ऑफ ए बी बताना होगा तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स ए में यहाँ नंबर ऑफ रोज कितना होगा, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज है 3 और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम है 3, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3, 3x3। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट बीए के बारे में देख सकते हैं, प्रोडक्ट बीए, प्रोडक्ट बीए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो बीए को यदि पॉसिबल होना है ना, प्रोडक्ट बीए यदि पॉसिबल होना है तो बी का कॉलम और ए का रो। तो आप देखिए कि मैट्रिक्स बी में कॉलम कितना है तो 3 है और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज भी 3 है, तो 3 3 यानी बराबर है, यानी कि प्रोडक्ट बीए पॉसिबल हो जाएगा, यानी हम लोग बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट बीए पॉसिबल हो जाएगा। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हमें बताना है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बीए। ऑर्डर ऑफ बीए यदि बताना होगा तो मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम 4 है, सॉरी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम 4 है ना। ऑर्डर ऑफ बीए बताना होगा तो गड़बड़ा गया, मैं ऑर्डर ऑफ बीए बताना होगा तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज
तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितना है 4 है और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम जो कि 4 है, यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 4, है ना, 4 क्रॉस 4। तो ये चीज, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ये भी है 3 क्रॉस 3, है ना। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब यहाँ ध्यान देंगे, आप समझ रहे होंगे कि प्रोडक्ट ए बी यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा। क्यों होगा? तो ए में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी में नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 बराबर 3 यानी कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ हमें बताना होगा ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी लिखने का तरीका, ए का रो बी का कॉलम, ए में नंबर ऑफ रोज कितना है भाई 3 है, तो 3 क्रॉस बी का कॉलम, तो बी में कॉलम कितना है ये भी 3 है ना, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3। उसी तरीके से प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल है कि नहीं है? तो एकदम पॉसिबल है, प्रोडक्ट बी ए भी यहाँ पॉसिबल है। और ऑर्डर ऑफ बी ए बताना होगा, तो ये भी हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये 3 एग्जांपल से हम कुछ बात यहाँ पे निकलता है। देखिए पहला बात ये होता है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिसेस है, तो यदि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं होगा कि प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल हो ही जाए, है ना। यानी कि यदि मैट्रिक्स ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बी को भी ए से मल्टीप्लाई कर ही ले, है ना। यानी कि यदि ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल हो ही जाए। तो पहला बात ये आता है कि इफ प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, then it is not necessary that product BA is also possible, है ना। यानी कि यदि हम A को B से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम B को भी A से मल्टीप्लाई कर ही पाएंगे, और इसी तरह से इसका उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा, है ना। यानी कि यदि A B पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि B A भी पॉसिबल हो जाएगा, और यदि B A पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि A भी पॉसिबल हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल से ये निकलता है। दूसरा एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट बी ए भी पॉसिबल है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है ना। दोनों का ऑर्डर, देखिए ए बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और बी ए का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर बराबर ही होगा, है ना। यानी कि यदि ए बी और बी ए दोनों यदि पॉसिबल है भी, है ना, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल हो जाएगा। तो यदि कहीं मान लीजिए कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है भी, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर बराबर हो ही जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि इफ ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, यदि मान लीजिए कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है, तब ये जरूरी नहीं है कि ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर बराबर हो। देन, है ना, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट order of AB, then it is not necessary that
ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाए ऑर्डर ऑफ बी ए, है ना, ऑर्डर ऑफ बी ए। कभी कभी ए बी का ऑर्डर बी ए का ऑर्डर बराबर हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ए बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बी ए का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बी ऑर्डर ऑफ बी ए दोनों बराबर है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर बराबर हो ही जाए। देखिए अभी हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं उसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively। यानी कि यहाँ देखिए कि 5 मैट्रिसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं x, y, z, w and p। ये 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उन सब का ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि n, k and p इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि py plus wy ये डिफाइन हो जाए, है ना। इसको डिफाइन होने के लिए n, k और p का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोलता है कि py plus wy will be defined, है ना। py plus wy को डिफाइन होना है। तो आप ध्यान दीजिए कि py plus wy यदि इसे डिफाइन होना है तो यहाँ पे 3 शर्त होगा। पहला कंडीशन ये है कि py को डिफाइन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है कि py plus wy डिफाइन होना चाहिए, है ना। पहला कंडीशन ये है कि py डिफाइन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होगा कि wy डिफाइन होना चाहिए और तीसरा कंडीशन ये होगा कि ऑर्डर ऑफ py इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ wy। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दो मैट्रिसेस का एडिशन या सबट्रैक्शन तभी डिफाइन होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी कि यदि इसे डिफाइन होना है तो यहाँ पे 3 बात होता है, यानी कि ये तभी डिफाइन होगा इफ पहला बात ये हुआ कि, है ना, इफ py इज डिफाइंड, py को डिफाइन होना चाहिए। दूसरा बात ये हुआ कि wy को डिफाइन होना चाहिए और तीसरा बात ये होता है, देखिए पहला बात है कि py डिफाइन होना चाहिए, दूसरा हुआ कि wy डिफाइन होना चाहिए और तीसरा बात ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ py इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ wy एंड ऑर्डर ऑफ py ये इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ wy। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तभी जाकर के ये डिफाइन होगा। तो आप देखिए यहाँ पे py डिफाइन होना है। अब सोचिए कि py डिफाइन कब होगा, तो py को यदि डिफाइन होना है इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन p इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन y। तो मैट्रिक्स p में नंबर ऑफ कॉलम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन p, तो मैट्रिक्स p में देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो आप यहाँ देखिए कि मैट्रिक्स p जो है, मैट्रिक्स p का ऑर्डर p क्रॉस k है, मैट्रिक्स p का ऑर्डर p क्रॉस k है। तो मैट्रिक्स p में नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा k, तो k इक्वल टू होना चाहिए मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ रोज। तो देखिए कि मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ रोज हो गया 3।
यानी कि यदि k इक्वल टू 3 रहेगा तो पी वाई डिफाइन हो जाएगा। यदि k इक्वल टू 3 रहेगा तो पी वाई डिफाइन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू वाई पे। तो डब्ल्यू वाई डिफाइन तभी होगा जब डब्ल्यू का कॉलम और वाई का रो बराबर हो। तो भाई देखो डब्ल्यू में कॉलम, तो डब्ल्यू में कॉलम कितना है, तो मैट्रिक्स डब्ल्यू और उसमें कॉलम है के, है ना। डब्ल्यू में कॉलम हो गया, सॉरी डब्ल्यू में कॉलम हो गया यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे फोर्थ मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के लिए ये हो जाएगा ऑर्डर n क्रॉस 3, है ना। मैट्रिक्स डब्ल्यू का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स डब्ल्यू में नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो मैट्रिक्स डब्ल्यू में नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3। और मैट्रिक्स वाई में नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स वाई में नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3। तो 3 इक्वल टू 3, यानी कि ये डब्ल्यू वाई डिफाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डब्ल्यू का कॉलम और वाई का रो बराबर है, यानी कि डब्ल्यू वाई डिफाइन है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। ऑर्डर ऑफ पी वाई इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। अब सोचिए हम ऑर्डर ऑफ पी वाई कैसे लिखेंगे। तो पी वाई का यदि ऑर्डर बताना होगा तो पी का रो और वाई का कॉलम। तो मैट्रिक्स पी में ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ रोज कितना है। तो मैट्रिक्स पी में नंबर ऑफ रोज पी है ना। मैट्रिक्स पी में नंबर ऑफ रोज पी है, तो पी। और मैट्रिक्स वाई में नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स वाई में नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स वाई में नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि पी में नंबर ऑफ रोज हो गया पी और वाई में नंबर ऑफ कॉलम हो गया के। तो पी वाई का ऑर्डर हो गया पी क्रॉस के, यानी पी क्रॉस के। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पी वाई। ये इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई का यदि ऑर्डर बताना होगा तो डब्ल्यू का रो और वाई का कॉलम। तो मैट्रिक्स डब्ल्यू में नंबर ऑफ रोज, तो मैट्रिक्स डब्ल्यू में देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है n है। मैट्रिक्स डब्ल्यू में नंबर ऑफ रोज हो गया n, मैट्रिक्स डब्ल्यू में नंबर ऑफ रोज हो गया n। और y में कॉलम, तो मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा k, है ना। मैट्रिक्स y में नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा k। तो ऑर्डर ऑफ WY लिखा जाएगा n क्रॉस k, n क्रॉस k, है ना। तो ये तीन कंडीशन होगा, जिसे बात समझिए फिर से समझिए। py प्लस WY तभी डिफाइन होगा, इसके लिए तीन शर्त है। पहला शर्त ये है कि py को डिफाइन होना चाहिए, दूसरा शर्त ये है कि WY डिफाइन होना चाहिए, और तीसरा शर्त ये है कि ऑर्डर ऑफ py बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ WY। तो देखिए यदि py को डिफाइन होना है तो इसके लिए k का वैल्यू 3 होना चाहिए। और देखिए यदि WY को डिफाइन होना है तो यहाँ पे 3 बराबर 3 होता ही है, यानी कि WY ऑलरेडी डिफाइन है। और तीसरा जो कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ py इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ WY। तो py का ऑर्डर p क्रॉस k और WY का ऑर्डर n क्रॉस k। तो यहाँ से हमें मिलता है k इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 होता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अब यहाँ देखिए p क्रॉस k इक्वल टू n क्रॉस k, तो यहाँ से k से k हटा देंगे तो बचेगा p इक्वल टू n। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, तो k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए, इसको आप खुद से बनाइएगा एक बार। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि यदि n इक्वल टू p है ना, n इक्वल टू p, ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि यदि n इक्वल टू p है देन ऑर्डर ऑफ 7x 5z, ऑर्डर ऑफ 7x 5z, इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। हमें ऑर्डर बताना है 7x 5z का। तो इसको बताने से पहले हम एक आपको बेसिक बता देते हैं, जो कि हम बता चुके हैं कल के लेक्चर में जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। तो जैसे A और B दो मैट्रिसेस हैं,
तो दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, है ना। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और दूसरी बात यह है कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा एंड ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी या ऑर्डर ऑफ ए माइनस बी ये इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ बी भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं या ऑर्डर ऑफ बी भी बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर होगा तभी जाकर के आप a प्लस बी या a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको ऑर्डर ऑफ a प्लस बी या ऑर्डर ऑफ a माइनस बी पूछेगा तो ऑर्डर ऑफ a के भी बराबर हो सकता है या ऑर्डर ऑफ b के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा जा रहा है ना। तो देखिए 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम इसमें सोचेंगे कि सही में 7x माइनस 5z डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो ये डिफाइन तभी होगा जब ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ z, ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ z, तब जाकर के ये डिफाइन हो पाएगा। अब क्वेश्चन में आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ x दिया हुआ है 2 क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ x दिया हुआ है 2 क्रॉस n और ऑर्डर ऑफ z यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्रॉस p। यदि ये दोनों बराबर रहेगा तब जाकर के ये डिफाइन हो पाएगा। तो आप सोचो यहाँ से 2 से 2 हटा देंगे तो बचेगा आपका n इक्वल टू p, यानी कि जब n इक्वल टू p होगा तब जाकर के ये डिफाइन हो पाएगा। तो आप देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे बोल दिया है कि n इक्वल टू p है, तो n इक्वल टू p बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी डिफाइन है। इसको ये डिफाइन है, 7x माइनस 5z डिफाइन है, ये डिफाइन है, हमें इसका केवल ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ x के भी बराबर बोल सकते हैं या, है ना, ऑर्डर ऑफ z के भी बराबर बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ x के भी बराबर हो सकता है या ऑर्डर ऑफ z के भी बराबर हो सकता है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि ऑर्डर ऑफ x कितना है, 2 क्रॉस n और ऑर्डर ऑफ z यहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ z है 2 क्रॉस p। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब देखना होगा कि ऑप्शन में हमें कौन दिया हुआ है, ये है या ये है। तो देखिए 2 क्रॉस n, तो फर्स्ट ऑप्शन 3 क्रॉस 2 जो कि नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में हमें 2 क्रॉस n दिख रहा है, तो ये हो जाएगा सही आंसर 2 क्रॉस n।